चलिए, इसमें एक चीज़ तो फ़ायदा है कि थोड़ा सा बात वगैरह कम हो जाता है, रेस्ट करते समय हो जाएगा, लेकिन लगातार क्लास चल रही है, ये थोड़ा सा दिमाग में था हमारे, ठीक है, कि क्लास आप लोग ऑनलाइन मिलेंगे और अच्छे तरीके से, क्योंकि तुम लोग बीच में बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते थे बेटा, ख़ास तौर से अनिरुद्ध। तो देखो, उस दिन स्टार्टअप हुआ था चैप्टर नंबर 4 तुम्हारा, जो कि पार्ट 2 है, ठीक है ना। एक ही दिन क्लास ही चला था, कल तो चला नहीं था। तो मैंने 2-3 चीज़ बताई थी उसमें। पहली चीज़ मैंने बताया था कि रासायनिक बलगतिकी में जो रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस मतलब कि जो अभिक्रियाएं होती हैं आपस में, तो अभिक्रियाएं 2 चीज़ के बीच में होता है, अभिकारकों के बीच में हो जाता है। अभिकारक मतलब क्या? 2 या 2 से अधिक, क्या 2 या 2 से अधिक यौगिक कह सकते हैं, पदार्थ कह सकते हैं। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या हमारा देता है? एक नया पदार्थ, मीन्स मतलब उसको हम क्या कह देते हैं? उत्पाद। नया पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होगा। बात समझ में आ रहा है? अब इसमें मैंने बताया था कि एक्चुअल में रासायनिक बलगतिकी के अंदर हम कभी भी किसी अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, अभिक्रिया की टोटल जानकारी लेते हैं, तो टोटल जानकारी लेते समय इसकी सक्रियता के बारे में सर्वप्रथम पढ़ा जाएगा। सक्रियता मीन्स क्या? कि ये कितनी तेज़ी से आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कितना समय ले रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, इसकी चाल क्या रही होगी, तमाम प्रकार की बातें। इसमें औसत समय की बात की जाएगी कि स्टार्टअप कितना समय लिया था, लास्ट जाते जाते कितना समय लिया। तो प्रत्येक की जानकारी आप जो लेते हैं वो रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत किसी अभिक्रिया के लिए लिया जाता है। तो उसमें मैंने एक चीज़ बताया था, सक्रियता ज्ञात करने के लिए बताया था। सक्रियता को मैंने बताया था कि किसी पदार्थ की सक्रियता ज्ञात करनी है। मान लीजिए HCl ही मैंने उस दिन निर्धारण दिया था, तो HCl की अगर सक्रिय मात्रा ज्ञात करनी है तो उसको हम क्या करेंगे? बैरड ब्रैकेट में क्या कर दिया जाएगा? कवर कर दिया जाएगा। ये इसकी सक्रियता निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। दूसरी चीज़ मैंने बताया था अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की दर। रासायनिक अभिक्रिया की दर, तो रासायनिक अभिक्रिया की दर आप जब पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है, जैसे मैंने बताया था A + B इज ग्रेटर देन नया पदार्थ C + D मिलता था, तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया की दर अगर ज्ञात करनी थी तो मैंने आपको बताया था कि इसको हम दिखाते हैं डेल्टा A अपान में कितने समय में वो रिएक्शन कर रहा है आपस में, इसकी कैपेसिटी कितनी है रिएक्शन करने की, और इसका कितना है, और बराबर किसके? डेल्टा B बटा में डेल्टा T के। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर को हम किससे दिखाएंगे? R से, और कभी भी हम करेंगे तो इसको हम किससे दिखाएंगे? ब्रैकेट से दिखाएंगे। ये भी था बस ऊपर का ना, क्योंकि इसकी सक्रियता हम ज्ञात कर रहे हैं। डेल्टा बाहर के अंदर, बाहर था, थोड़ा सा फिर से लिख देते हैं। तो R = डेल्टा A की सक्रिय मात्रा बटा में डेल्टा T बराबर मैंने बताया था डेल्टा B की सक्रिय मात्रा बटा में क्या था? डेल्टा T। अब एक बात याद रखिए, इसको भी, इसकी भी मतलब उत्पाद का भी ज्ञात करना था, तो हम कहते थे कि डेल्टा C की सक्रिय मात्रा डेल्टा T = डेल्टा D की सक्रिय मात्रा बटा में क्या था? डेल्टा T। तो जब मैंने बताया था आपको रासायनिक अभिक्रिया की दर, तो उसमें एक चीज़ बताया था कि जब रासायनिक अभिक्रिया की दर हम ज्ञात करते हैं तो उसमें जो अभिकारक होता है और यहाँ जो उत्पाद है, इसकी सक्रियता क्या होने लगती है? घटने लगती है। सक्रियता मीन्स घटने का मतलब इसकी सांद्रता में क्या होता है? कमी होने लगती है, या ये अपना रंग रूप वगैरह क्या होने लगता है? खोने लगता है। और एक जब नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उस नए पदार्थ की जो सक्रियता होती है वो क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। जैसे मैंने उदाहरण भी आपको दिया था कि जैसे चीनी है, पानी है, अगर आप मिलाते हो, या नींबू ही है, तो नींबू का अगर एक यौगिक की तरह अगर आपने एक कंपाउंड लिया है और हाँ बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, सब कुछ बताएंगे। तो डेल्टा A है, सॉरी बताएंगे, सुनिए। कह रहा है कि अगर यहाँ पे हम नींबू ले लेते हैं, नींबू के अंदर जो साइट्रिक एसिड होता है ना, वो किसी पानी के अंतर्गत हम कैसे, यहाँ पे H2O है, अगर पानी के अंतर्गत मिलाएंगे तो पानी का जो टेस्ट होता है वो अलग ही होता है। नींबू का टेस्ट एकदम बिल्कुल कड़वा होगा। अगर इसमें अगर आप मिलाते हैं तो पानी के अंतर्गत आने पे ऐसी इसकी स्थिति बन जाती है कि हम बहुत अच्छे तरीके से इसको हम पी सकते हैं। उस टाइम कड़वा उतना नहीं लगेगा। अच्छा, पानी का भी स्वाद क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो
तो कहने का तात्पर्य है कि इनकी अपनी कैपेसिटी जो थी, पानी का जो कैपेसिटी था, जो इसकी स्वाद था, उसमें क्या हो गया, बदलाव आया कि नहीं आया, और इसके अंदर भी क्या आया, बदलाव आ गया। तो ये अपनी सांद्रता इसके अंदर आके क्या हो रही है, खो रही है, ये खो रही है। और जो आपका नया पदार्थ बन रहा है, जो नींबू का रस जो बना रहे हो, उसकी सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। नींबू निचोड़ते जाइए, मिलाते जाइए, वो गाढ़ा होता चला जाएगा, तो कह सकते हैं इसकी सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। तो जब सक्रिय मात्रा की दर इन दोनों अभिकारक और पदार्थ के लिए अगर निकालना होता है, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि R इक्वल टू जो आपने निकाला है, इसकी वैल्यू हमेशा किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, क्योंकि इसकी सक्रिय मात्रा क्या हो रही है, घट रही है। तो दो हमारे पास यौगिक हैं, तो इनकी सक्रियता मात्रा घटेगी, तो दोनों को माइनस में लिया जाएगा, और इसकी वैल्यू को किस में रखेंगे, प्लस में, क्योंकि इसकी सक्रियता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है। दूसरी चीज मैंने बताया था कि अगर इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से कुछ इस हिसाब से दिखाई दे कि इसकी सक्रिय क्या बोलते हैं, सक्रिय मात्रा को अगर यहाँ पे सामने दिखा भी देता है, जैसे यौगिक है, यौगिक की सक्रियता को दिखा सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसकी सांद्रता कितनी है। इस यौगिक के साथ साथ इसकी मात्रा को भी अगर व्यक्त कर दिया जाता है, जैसे सपोज दैट यहाँ पे 2 लगा दिया जाए, यहाँ पे क्या लगा दिया जाए, 3, बात आ रही समझ में। यहाँ पे इनके आगे कुछ और भी लगा दो। तो कहते हैं जब ऐसी स्थिति आती है, तो जो ये सामने दिख रहा है, उसी संख्या से हम आगे क्या कर देते हैं, उसका भाग दे देते हैं। यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3। ये सब डिटेल्स आपको बता दिए थे। आज की जो क्लास होगी वो होगा ताक्षणिक वेग के लिए, ताक्षणिक सक्रिय मात्रा के लिए। कहने का तात्पर्य ये है कि एक वेग तो बदलता नहीं होगा, इसकी सक्रियता एक अचानक से तो क्या बोलते हैं कि घट नहीं रही होगी, या अचानक से इसकी सक्रियता बढ़ नहीं रही होगी। जैसे आप कुछ रस वगैरह भी या फिर कुछ ऐसा नया पदार्थ का निर्माण करते हो तो समय लेता है। तो कह रहा है कि जो एक एकांक समय जो उसमें से निकल के आएगा, जो एक प्रत्येक पल उसको बदलने की बात आती है, बात समझिए। जैसे हम कहते हैं कि ये 2 घंटे में बनारस पहुंच रहे हैं, 2 घंटे में कोई व्यक्ति बनारस पहुंच रहा है। तो अगर भैया बनारस जा रहा है, तो गाजीपुर से को जाना है बनारस, तो बनारस पहुंचेगा, तो कह सकते हैं कि इसका ताक्षणिक समय क्या होगा, या उसको तत्कालिक समय भी आप कह सकते हैं। ताक्षणिक हो या तत्कालिक, बोले बात एक ही चीज़ होगा, मतलब कि तुरंत कुछ एक समय जो बीता होगा, जो कि एक डिस्टेंस कवर किया होगा। तो हम कह सकते हैं कोई 1 सेकेंड इसमें से निकाल लिया जाए। हम 1 सेकेंड जो बाहर निकालेंगे, मतलब कि 160 मिनट में जो इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा किसे, 120 में ना, 120 में फिर से किसका मल्टीप्लाई का, 36 का। तो जो आएगा उसमें से 1 सेकेंड का अगर मान निकालोगे, वही उसके लिए क्या हो जाएगा, तात्कालिक समय हो जाएगा, कि इस सेकेंड में कितनी चली होगी दूरी, या फिर जो भी चीज़ें हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो जो ये अभिक्रिया का दर बढ़ रहा है, जो इसकी वेग है, इसकी वेलोसिटी है, हम कह सकते हैं कि कोई इसमें से ताक्षणिक समय का मान निकाल दीजिए कि उस समय इसमें कितना बदलाव हुआ होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा। तो नया टॉपिक्स आप लिखिएगा, क्या हेडिंग डालिए, ताक्षणिक अभिक्रिया वेग, ताक्षणिक अभिक्रिया वेग, हेडिंग डालिएगा, ताक्षणिक अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग, जो अभिक्रिया बढ़ रही थी उसमें से एक छोटे समय की वेलोसिटी आप निकाल देंगे ना, तो वही हमारा क्या हो जाएगा। जैसे वेग पढ़े हो ना, एक ताक्षणिक वेग भी आप पढ़े होंगे 11 में बताया होगा, तो जिसको हम dt अपान में डी कैसे दिखाते हैं, डी मान लो ds अपान में dt से दिखाया जाता है ताक्षणिक वेग को। तो क्योंकि होता है चाल बराबर दूरी बटा में क्या होता है, समय, या हम कह सकते हैं वेग बराबर विस्थापन बटा में समय। तो कह रहा है कि प्रत्येक समय ये विस्थापित हो रही है ना, किसकी तरफ, उत्पाद की तरफ, और उत्पाद की सक्रियता को बढ़ा रही है, अपनी सक्रियता को क्या कर रही है, घटा रही है। तो वही एक पल का बस आप निकाल दीजिए किसकी वेलोसिटी के बारे में, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, ताक्षणिक अभिक्रिया वेग। उस अभिक्रिया की एक छोटी सी समय की वेलोसिटी ज्ञात कर दीजिए। तो हम यहाँ से लिखेंगे, नीचे से लिखेगा, इसका अर्थ क्या होता है, लिखेगा किसी क्षण पर अभिक्रिया के वेग को, किसी क्षण अभिक्रिया के वेग को
किसी क्षण अभिक्रिया के वेग को क्या कहा जाता है? ताक्षणिक अभिक्रिया कहते हैं। ताक्षणिक अभिक्रिया कहते हैं। बात आई समझ में? कह रहा है कि कुछ नहीं लेना है, जो यहाँ पे आपकी अभिक्रिया हो रही थी a + b = b + c मिल रहा है। कह रहा है कि उस अभिक्रिया का मुझे क्या निकाल लेना है? एक क्षण का मतलब एक पल का वेग अगर ज्ञात कर लेंगे वही उसके क्या कहलाएगी? ताक्षणिक वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि एक व्यक्ति है, इतनी चाल है उसकी, कह सकते हैं 2 घंटे प्रति या फिर कह सकते हैं कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, चल रहा है। तो कहेंगे कि ठीक है, उसके एक क्षण का निकाल लो कि कितनी उसकी चाल रही होगी, वही उसकी ताक्षणिक चाल निकल के आएगा। बात आ रही समझ में? वैसे यहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही है, तो किसी क्षण का वेग आप निकाल देंगे उस अभिक्रिया में, तो उसका ताक्षणिक अभिक्रिया वेग निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ताक्षणिक वेग के लिए जो आप यहाँ पे d लिख रहे थे, अरे सॉरी डेल्टा आप दिखा रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको दिखाया भी यहाँ पे। तो ताक्षणिक के लिए जो यहाँ पे आप बच्चा 2a रहने दो +3b था, जो यहाँ पे डेल्टा दिखाया हो ना, डेल्टा के जगह पे क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। देखो d का मतलब हो जाता है सीधे अवकलन करना, उसका डिफरेंशिएशन करना। और अवकलन का तात्पर्य ये होता है कि अगर बड़ी से बड़ी कोई माप दिया गया है आपके सामने, बड़े से बड़ा कोई राशि है, बड़ा सा बड़ा हम कह सकते हैं कोई आपके लिए क्वेश्चन लगाया गया है, तो जब उसका अवकलन आप करते हैं, अवकलन मतलब बिल्कुल उसका अवलोकन करना, तो अवकलन का तात्पर्य होता है कि उस बड़े से राशि को, बड़े से मान को छोटा करके दिखाएगा। बात आ रही समझ में ना? तो अवकलन का तात्पर्य यही होता है कि किसी बड़ी राशि को छोटा करके दिखाना। तो डेल्टा के जगह पे हम बिल्कुल क्या लिख देंगे? यहाँ पे d का प्रयोग कर दिया जाएगा। याद रखिएगा इस चीज़ को, ताक्षणिक बोलेगा तो d/d में क्या दिखाए जाएंगे? dt से। सक्रिय मात्रा को d/dt से दिखाएंगे। जो डेल्टा में डेल्टा t था वहाँ पे d में dt कर दिया जाएगा। कर लीजिए इसको, ये अभिक्रिया लिखिए एग्जाम्पल करके। ये प्लस और माइनस वाला समझ में आया है ना, कि इसमें वैल्यू देखो, इसकी ताक्षणिक वेग निकालेंगे तो घटती हुई ताक्षणिक वेग निकाला जाएगा। बात समझिएगा, इसमें जो वेग निकाला जाएगा, जो पहले का वेलोसिटी था वो आगे वाली वेलोसिटी से क्या होगी? कम दिखाई देगी। और इसका निकालेंगे तो पहले वाली वेलोसिटी से आगे वाली वेलोसिटी क्या होगी? अधिक होगी। तो ये धन की तरफ बढ़ता है, इसकी सक्रियता बढ़ेगी, इसकी सक्रियता घटती हुई दिखाई देगी। कर लीजिए। क्या चीज़ बोलिए? नहीं हो, डी रहेगा, मिटाए नहीं है, भूल गए हैं, डी कर लीजिएगा, जल्दी करिए। हो गया। अब ताक्षणिक अभिक्रिया वेग के बाद पढ़ेंगे औसत अभिक्रिया वेग। ठीक है, ताक्षणिक जो आप अभिक्रिया की दर पढ़ रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और देखिए, इसके लिए फार्मूला एक और नीचे चाहे लिख सकते हैं, R बराबर लिख सकते हो डी एक्स की सक्रिय मात्रा बटा में dt। हो सकता है नहीं फार्मूला? किसी अभिक्रिया की ताक्षणिक अभिक्रिया की दर निकालना है या वेग निकालना है तो ये आपका हो सकता है। दर का मतलब क्या होता है जी? वेलोसिटी ही होती है, प्रत्येक समय वो कितना समय अंतराल ले रहा है, अपने आप में कितना बदलाव कर रहा है, यही चीज़ है। चलिए हो गया। अब सेकेंड हेडिंग डालिएगा क्या? ताक्षणिक की जगह पे हम क्या लिखेंगे? औसत लिखेंगे। औसत अभिक्रिया वेग, औसत अभिक्रिया वेग। नेक्स्ट टॉपिक, औसत अभिक्रिया वेग। तो क्या लिखा जाएगा इसके लिए? देखिए
अब बात आते हैं पूरे अभिक्रिया की बात करते हैं, ठीक है। तो जब आपने इसको मिलाना शुरू किया होगा, इनको मिक्सचर किया, मतलब आपस में जब रिएक्ट करना स्टार्ट किए होंगे, उस समय का समय, उस स्थिति का समय कह सकते हैं, उस स्थिति का समय और जो आपका उत्पाद मिल गया उस स्थिति के समय के बीच का जो अंतर आप निकालेंगे ना, वही हमारा क्या कहलाएगा, औसत वेग कहलाएगा या औसत अभिक्रिया वेग कहलाएगी। बात समझ में आ गया ना। जो समय आप शुरुआत में लिया और अंत में, उन दोनों के बीच के अंतर को ही हम क्या कहेंगे, औसत अभिक्रिया वेग या उस अभिक्रिया का औसत वेग कहा जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे इसको, लिखे किन्हीं दो समयांतरालों के बीच, किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच अभिक्रिया का वेग औसत वेग कहलाता है, औसत वेग कहलाता है। कर लीजिए, किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच अभिक्रिया का वेग औसत वेग कहलाता है। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा, अभिक्रिया की दर, ताक्षणिक अभिक्रिया की दर, बात समझ में आ रहा है ना। ताक्षणिक अभिक्रिया वेग, दर का मतलब वेग ही है, इसमें मत सोचिएगा वेग आ दर देता है तो कोई अंतर नहीं है, सेम वही चीज़ है। उसके बाद आपने पढ़ लिया क्या, औसत अभिक्रिया वेग, ठीक है ना। अब लिखा जाएगा, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, लिखिएगा अभिक्रिया के दर की इकाई, मतलब अभिक्रिया के वेग की इकाई, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो लिखिए अभिक्रिया के दर की इकाई, नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट आपकी होगी अभिक्रिया की दर की इकाई। इकाई मतलब समझ रहे हैं ना, क्या चीज, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कह रहा है कि इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, फार्मूला आप क्या निकालते हो, R इक्वल टू क्या हो सकता है, R इक्वल टू क्या लिखते हो, किसी पदार्थ की सक्रियता, किसी पदार्थ की सक्रियता बटा में बच्चा क्या होता है, समय अंतराल। देखो अगर जितने अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो नहीं कह रहा कि नहीं कितना अच्छा, लेकिन मैं अपना जो पूरा 100% आपको दे रहा हूँ, अगर अब ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा तो कभी समझ में नहीं आएगा। दूसरी चीज़, नहीं समझ में आने का सबसे एक विशेष कारण होता है गैपिंग, बीच बीच में, इतना याद रख लीजिए। कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो, अगर उसमें आप गैप रहते हैं, रेगुलर नहीं रहते, तो आपको समस्या होगी ही होगी। और इसमें मेरी गलती बिल्कुल नहीं हो सकती कि मैं सही पढ़ाता हूँ कि गलत पढ़ाता हूँ, चाहे कोई भी टीचर हो। आप रेगुलरिटी बनाए रखिए, ठीक है। निद्रा बहुत आएगी और समय बहुत ज़िंदगी में बचा हुआ है। मैं अभी कल बच्चों से समझा रहा था कि देखो भाई, आज अगर हम बिस्तर सजाएंगे ना अपने लिए, आज अगर सजाते हैं, इस समय, इस दौर पे, इस स्थिति पे अगर सजाएंगे अगर अपने लिए विशेष तौर से, तो कल के लिए ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी और के लिए बेड सरियाऊँ या फिर सजाने का काम करूँ, बेड लगाने का काम किया जाए। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, बात समझ में आ रहा है ना। ऐसी स्थिति बन सकती है कि आज अपने लिए अगर सोफ़ा सेट का ड्रॉ किया जाएगा ना, कि सोफ़ा सेट लगा के आराम करूं, कल के लिए हो सकता है कि मैं किसी और के लिए सोफ़ा सेट का इंतज़ाम करूंगा। क्योंकि पेट है भाई साहब, जब जलता है अंदर से तो कुछ भी करने के लिए आदमी कहता है कुछ भी करूंगा। आज समझ में आता है कि मैं बहुत नवाब हूँ, मैं बहुत नवाब घर से पैदा हूँ, मैं ये काम, अरे मुझसे ये काम करवाओगे। लेकिन एक ऐसी स्थिति बनेगी कि जब आपको लगेगा कि मेरे ना आगे पीछे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, XYZ। आज तो लगता है कि नहीं मेरे रिश्तेदार हमारे हैं या फिर जो भी चीज़ है, मैं समझा रहा हूँ इस चीज़ को, गलत नहीं ठहरा हूँ किसी चीज़ को, लेकिन बात का यकीन करिए कि अगर आप आज आराम करेंगे ना, तो कल एक आपके लिए स्थिति ऐसी बन जाएगी, क्योंकि ये नेचर है, प्राकृतिक है, किसी को छोड़ता नहीं है। और एक कहावत है हमारे बुजुर्गों के द्वारा कि समय बड़ा बलवान होता है। और आप 12th में जा चुके हैं, अपने स्थिति, अपने समय और अपने ज़िंदगी का फैसला लेना सीखिए।
किसी के ऊपर निर्भरता मत रखिए, तुरंत आप फैसला लीजिए। देखो ज़िंदगी में 2 चीज़ आपको आना चाहिए बस, यस या नो। और यस के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है और नो के पीछे भी बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा आपको। नो कह दिए तो नो का मतलब क्या होता है, नो। और जब नो कह दिए तो थोड़ी बात टल जाएगा, अब उसके पीछे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। तो इसका अब हार मान के ये नहीं कह देना कि यस चलो ठीक है कर ही देते ना। नो का मतलब नो होना चाहिए, यस का मतलब यस। फाइनल डिसीजन रखिए आप। और जो बच्चा फाइनल डिसीजन रखता है, जो भी व्यक्ति फाइनल डिसीजन करेगा वो लाइफ में हमेशा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। वो 2 रुपया ही कमाएगा लेकिन प्रसन्नता से कमाएगा, पढ़ेगा प्रसन्नता से पढ़ेगा, उसको अंदर दिक्कतें नहीं आएंगी। और से बार बार कहते हैं कि आप मेहनत से पढ़िए। तो बात हो रहा था, देखिए तो एक बात बताओ, किसी पदार्थ की सक्रिय मात्रा जब निकालते हो तो सक्रियता का मतलब क्या होता है, इसी पदार्थ की मोलरता हम निकालते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो हम कह सकते हैं कि उस पदार्थ को अगर हम x से डिनोट कर दें, r इक्वल टू x की सक्रियता बटा में क्या समय अंतराल मतलब t, तो डेल्टा से हम दिखा सकते हैं ना इसको। तो इसका मात्रक क्या होगा, क्योंकि सक्रियता का मतलब होती है क्या, मोल होता है ना, मोल। तो हम कह सकते हैं कि R बराबर सक्रियता और समय का क्या हो जाएगा, समय जब ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, समय का इनवर्स। अच्छा सक्रियता किसको, अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा ना, सक्रियता कहते हैं किसको, मोलरता को कहते हैं। अब मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर इनवर्स, या मोल प्रति लीटर कह सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स कह सकते हो, या तो मोल प्रति लीटर। तो इसका मात्रक होता है, अरे 11 में भी पढ़ाए हैं, मोलरता, नॉर्मलता, फार्मलता वगैरह सब कुछ, मोललता भी पढ़ाए थे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सक्रियता को ही मोलरता कहा जाता है। बस रासायनिक बलगतिकी में मोलरता को हम सक्रियता से नाम देकर संबोधित करते हैं, और इसको इस बड़े ब्रैकेट से संबोधित किया जाता है, प्रतीक बड़ा ब्रैकेट हो जाता है। जहाँ कैपिटल M था, स्मॉल c था, वहाँ पे बड़ा ब्रैकेट से इसको दिखाया जाता है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी मात्रा जो होती है सक्रियता की, मोलरता को जो मात्रक होगा वही सक्रियता का होगा। तो लिखेंगे मोल प्रति लीटर इंटू में क्या हो जाएगा, समय का क्या लिखा जाएगा, सेकेंड क्या हो जाएगा, इनवर्स। या सेकेंड नहीं तो क्या कर सकते, पूरे का निकाल सकते हो, तो हम कह सकते हैं मिनट। इसके अलावा तो और कुछ हम नहीं कर सकते हैं, बोलिए। या तो मिनट या तो सेकेंड, 2 चीज हो सकता है ना। तो या तो सेकेंड लिखो या तो मिनट लिखो। तो हम अधिकतर जो छोटी राशि अगर हम लेते हैं तो किस में लिया जाएगा, सेकेंड में लिया जाएगा। तो सेकेंड इनवर्स, या इसका क्या हो जाएगा, R बराबर मोल लीटर इनवर्स, और सेकेंड क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। लिख लीजिए। हो गया, समझ में आ रहा है ना ये वाला टॉपिक। आप थोड़ा सा जो डिले होगा उसके लिए थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन जो शुरू से है परसों वाली जो क्लास, देखिए नॉर्मल से पढ़ाए हैं, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो वीडियो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के लिए, ठीक है, उसको देख लीजिएगा, आराम से समझ में आएगा कि हाँ हम क्या पढ़ाएं क्या नहीं पढ़ाएं, और आसानी से सब चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिए चलिए मिटाएं इसको। मिटाना क्या है, एक नोट करके लिखिएगा थोड़ा सा नीचे से, कि देखिए ये 2 चीज का सक्रियता निकाल सकते हैं। यहां पे भैया हयो तो हो सकता है, बोलिए, गैस भी तो हो सकता है यहाँ पे। जैसे N2 और H2 मिलता है तो क्या बनाएगा, अमोनिया, और अमोनिया किस में हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है। लेकिन बोला अगर गैस में हो तब यहाँ पे क्या होगा, इसका मात्रक बदल जाता है अगर गैस में। तो नोट करके लिखिए, फटाक से लिखिए। गैसीय अभिक्रियाओं में जब
जब गैसों के सांद्रण को, गैसीय अभिक्रियाओं में जब गैसों के सांद्रण को उनके आंशिक दाब के पदों में प्रदर्शित किया जाए तो, दाब के पदों में व्यक्त किया जाए तो देखिए, जब पात्र में कलेक्शन करोगे किसी गैस का तो इसके कहते हैं अगल बगल एक आंशिक दाब क्या कर सकते हैं, आंशिक दाब का ये अनुभव करता है, जिसको हम नाम देते हैं वायुमंडलीय दाब। एटमॉस्फेयर यूनिट इस पे प्रेशर लगता है। किसी भी गैस के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर यूनिट काम करता है, वायुमंडलीय दाब काम करता है, ठीक है ना। उस स्थिति में अगर हम ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे इसका जो मात्रक होगा, दाब हो तब इसका मात्रक जो होगा वो हो जाएगा, जो यहाँ मोल लीटर इनवर्स लिखे हैं ना, या मोल प्रति लीटर, यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, वायुमंडलीय दाब नहीं लिखा जाएगा, बस नॉर्मली वायुमंडलीय करके छोड़ दीजिएगा। वायुमंडलीय सेकेंड इनवर्स। जब कोई एटमॉस्फेयर बात करेगा तो वहाँ पे मात्रक आप क्या लिखिएगा, उसका वायुमंडलीय सेकेंड इनवर्स कर लीजिएगा। कर जाइए ये वाला। करिए, जल्दी करिए। क्या अच्छा है? नहीं, उसको मत लिखिए। चलिए हेडिंग डालिएगा। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। नेक्स्ट हेडिंग, ये दर वाला सिस्टम क्या हो गया, कंप्लीट। अब लिखिएगा द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। ये चीज क्या होता है थोड़ा सा समझ आ जाएगा। नियम, द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम लिखिएगा। इसको कहते किसे हैं, लिखिए किसी अभिक्रिया की दर, लिखिए किसी अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। बोला किसी अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के बराबर होता है। यही द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम कहता है। बात ध्यान से, द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम क्या होता है, अगर आपसे पूछता है कोई तो आप साफ साफ डिफिनेशन लिखेंगे जो अभी आपने पढ़ा है रासायनिक अभिक्रिया की दर। तो रासायनिक अभिक्रिया के दर जो होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया की दर के समीकरण को कैसे दिखाते हैं, A+B C+D, मतलब अभिकारक हो और क्या हो, उत्पाद हो, जिसमें एक की सक्रियता घटती है, एक की सक्रियता बढ़ती है। बात समझ में आ रहा है। तो कहेंगे कि हम लिखेंगे किसी अभिक्रिया की दर
किसी अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों के, किसके सिर्फ अभिकारकों के, ना कि उत्पाद की बात कर रहा है, ध्यान से, सिर्फ अभिकारकों के सक्रिय मात्राओं, मतलब कि दोनों का सक्रिय मात्रा 2 से अधिक हो, A + B + C + D 4 हो जाए, बात समझिए। तो कह रहा है कि सभी की सक्रिय मात्राओं का आपस में गुणा कर दीजिए, तो हम कह सकते हैं कि A का सक्रिय मात्रा गुणे में B की सक्रिय मात्रा, कह रहा है कि इन दोनों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। कौन होता है, ध्यान से देखिए, अभिक्रिया की दर होती है उसके अभिकारकों के सक्रिय मात्रा के गुणनफल के क्या होते हैं, समानुपाती। कौन, अभिक्रिया की दर, मीन्स दैट क्या, बात समझ में आ गया ना। तो कहता है जो द्रव्यानुपाती का नियम यही कहता है, द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम, कि जो हमारा अभिक्रिया की दर होती है R, वो अपने अभिकारकों, पाए जाने वाले अभिकारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। मीन्स दैट R = जब हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, K, जो K एक स्थिरांक है, ठीक है ना, स्थिरांक है, और A की सक्रिय मात्रा इंटू B की सक्रिय मात्रा। केवल अभिकारक, उत्पाद को मत अटैच करिएगा, बात समझ में आया, ये हो जाता है, कर लीजिए। मतलब आप चाहें तो यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं, इसके लिए हिंदी पूरा एक डिफाइन कर सकते हैं इसको, कि अभिक्रिया की दर समानुपाती किसका, तो लिखेंगे अभिकारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल, ठीक है ना, समानुपाती अभिकारकों के सक्रिय मात्राओं का गुणनफल। क्लियर हो गया ना। तो अभिक्रिया की दर समानुपाती अभिकारकों के सक्रिय मात्रा का गुणनफल, अर्थात R = प्रोपोर्शनल टू A की सक्रिय मात्रा इंटू B की सक्रिय मात्रा, अर्थात जब यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो K स्थिरांक लग जाएगा, R = K, A की सक्रिय मात्रा इंटू B की सक्रिय मात्रा। क्लियर हो गया बात, कर लीजिए। अच्छा, अगर इसकी मात्रा को अगर दर्शा दें हम, कि A की मात्रा भी अगर इसमें दे दी जाए, B की मात्रा को दे देता है, तो मात्रा को कैसे दिखाएंगे, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे यदि ऐसे रहता है, ये पहला था, ठीक है ना, या फिर ये समझने के लिए था, अगर हम उदाहरण में देते हैं आपको, एग्जांपल में कहता है कि 2A + 3B, कह सकते हैं 4C और +5D, तो इससे तो हमसे लेना देना ही नहीं है। द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम अगर आप पूछेगा इस समीकरण देके कि इस द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम यहाँ पे क्या प्रदर्शित करता है, तो हम क्या लिखेंगे, R = K, सही है ना, इक्वल टू लगाया तो K लगेगा यहाँ पे, और कहता है कि किसकी सक्रिय मात्रा, A की सक्रिय मात्रा इंटू में B की सक्रिय मात्रा। आप कहोगे कि सर ये 2 और 3 कहाँ गया, तो वहाँ पे जब था तो अपान में आता था, यहाँ पे घात में चला जाता है। देखिए कैसे, 2A कहने का मतलब क्या है, A इंटू क्या हो जाएगा, A इंटू A, मतलब कि A का क्या, स्क्वायर। बात समझ में आ गया ना। इसका तात्पर्य यही है कि 2A है, मतलब मीन्स दैट अगर इसको इससे दिखा जाए तो A का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए A की सक्रिय मात्रा का स्क्वायर इंटू B की सक्रिय मात्रा का क्या, Q, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब जो भी आगे आपका दिया करिए, और तीसरा आप अपने से इसको करके दिखाइए क्या होगा। तीसरा N2 + 3H2 2NH3 ठाकुर जी, इसके लिए आप द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम बताइए।
हो गया? क्या आया है? आए? आर नहीं आया है? आर इक्वल टू, हाँ हाँ, एन का कहा जाएगा कि नाइट्रोजन बोलेंगे, लिखा जाएगा क्या कि R इक्वल टू के इंटू में क्या हो जाएगा, N2 की सक्रिय मात्रा, मीन्स दैट क्या, नाइट्रोजन की सक्रिय मात्रा इंटू में किसका, हाइड्रोजन H2 की सक्रिय मात्रा का क्या हो जाएगा, Q। आगे बात समझ में ना, ये इसकी सक्रियता हो जाएगी, ये द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम। क्लियर हो गया? हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा, कल पढ़ा जाएगा। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। चलिए कल की क्लास में मिलते हैं। इसमें क्या क्या कंप्लीट हो गया, पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट कंप्लीट ना केमिस्ट्री में। कल थर्ड पार्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा, 5-6 दिन या 6-7 दिन और लगेगा, फिर 6 दिन अधिक से अधिक मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक। धन्यवाद, रख दीजिए, बंद कर दीजिए।